बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 2 MCQs आते हैं। 12 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आ रहा होता है। इसका मतलब है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इस चैप्टर में आज हमारा वो टॉपिक होगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आया हुआ होता है बोर्ड में, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। इसी टॉपिक में 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और MCQs भी आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट विच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये एक इंसेक्ट है और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से, जो कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जो कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म बोली है आर्थ्रोपोडा या फिर आर्थ्रोपोड्स। ये कौन से जानदार होते हैं? ऐसे जानदार जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं उसको हम आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोड्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपको जितने भी जानदार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे आर्थ्रोपोड्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक और टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। दीज आर नॉकटर्नल एनिमल्स। अब नॉकटर्नल किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जो आमतौर पे रात को निकलते हैं और डाइट वगैरह और घूमते फिरते हैं, उसको हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। आपने भूलना नहीं है। देन हम डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जो इसका मेन पार्ट है आज के टॉपिक का। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है जो आपके MCQs में भी आ सकती है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज़ नाउन एज माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। सबसे पहली स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है वो ये है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स विच इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द मिड गट एंड हाइंड गट। अब आपको यहाँ पे कॉकरोच की एक पूरी बॉडी नज़र आ रही है। अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो इसके कॉकरोच के जो स्टार्ट वाली जो ये जो कॉकरोच का जो स्टार्ट है, इसमें यहाँ पे आपको मिड गट, हाइंड गट और फोर गट नज़र आएगा। जो स्टार्ट वाला पार्ट है उसको हम फोर गट कहते हैं, जो कि हेड वाले रीजन में मौजूद होता है। उसके बाद जहाँ से स्टोमिक स्टार्ट होता है वहाँ हमारे पास मिड गट आ जाता है। मिड गट के बाद एंड वाला जो पार्ट है उसको हम हाइंड गट कहते हैं। तो वो कहता है कि मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या लोकेटेड होती हैं? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स लोकेटेड होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट वो क्या कहता है? द प्रॉक्सिमल एंड ओपन इनटू द बिगिनिंग ऑफ द हाइंड गट व्हाइल द डिस्टल एंड इज़ ब्लाइंड। अब यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स बोली हैं बेटा। एक को हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल और एक को हम कह रहे हैं डिस्टल। प्रॉक्सिमल कहते हैं पहले आने वाला और डिस्टल कहते हैं बाद में आने वाला। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है, आपने 10th क्लास में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने ये टर्म्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, पहले आने वाली और बाद में आने वाली ट्यूब्स। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉक्सिमल एंड ओपन इनटू द बिगिनिंग ऑफ द हाइंड गट। हाइंड गट जहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये हाइंड गट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या खुल रहा है? प्रॉक्सिमल एंड की ट्यूब्स खुल रही हैं और इसका जो डिस्टल एंड है वो क्या है? वो ब्लाइंड है। ठीक है, ये एक टर्म थी। इसके अलावा आगे हम क्या डिस्कस करते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में का मैकेनिज़्म क्या है? हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। द एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। और उसमें हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की थी। ऐसे जानदार जो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, ऐसे जानदार जो यूरिया को रिलीज़ करते हैं और ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। तो आपको मैंने उस पहले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो इंसेक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं बिकॉज वो पानी बहुत कम पीते हैं। और कॉकरोच के बारे में आपको ये मैं बताता जाऊँ कि ये तकरीबन 2 वीक तक ज़िंदा रह सकता है, पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी बॉडी को पानी की बहुत कम ज़रूरत है बिकॉज़ ये बॉडी से क्या रिमूव कर रहा है? यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स को रिमूव कर रहा है। अब मैकेनिज़्म को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट इसमें क्या है? द सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसको कह रहा है? ये वाला जो पॉइंट हम डिस्कस करें बेटा, द सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कोलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसको कह रहा है? ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को कह रहा है। वो कहता है कोलेक्ट
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से क्या मुराद है हमारे पास, मालपीजियन ट्यूब्यूल जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर रही हैं, और इसके अलावा वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसिस। अब हीमोलिम्फ क्या है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हीमोलिम्फ, इट इज़ अ वाइट सब्सटेंस विदाउट एनी रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ये पूरी इनकी बॉडी में एक वाइट सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। जैसे कि हमारी बॉडी है बेटा, हमारी बॉडी में जो पूरी बॉडी को बॉडी के अंदर फ्लूइड मूव करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, फूड की सप्लाई करता है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है और केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं हमारा ब्लड। इनकी बॉडी में कोई ब्लड नहीं होता, इनकी बॉडी में एक फ्लूइड मूव करता है, उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता जाऊँ कि इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। जैसा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लड आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, उनमें ब्लड मूव कर रहा होता है, वो फ्लूइड उनमें मूव कर रहा होता है। इनकी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि जो फ्लूइड है वो ओपनली सर्कुलेट कर रहा होता है, और वो फ्लूइड जो ओपनली सर्कुलेट कर रहा होता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। अब यहाँ पे उसने लिखा है हीमोलिम्फ इन साइनसिस। अब साइनसिस किसे कहते हैं, बॉडी में मौजूद स्पेस को साइनसिस कहते हैं। जो पूरी बॉडी, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और पूरी बॉडी में फ्लूइड मूव कर रहा होता है। पिक्चर को देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो आपको शायद समझ आ जाए। ये हमारे पास एक कॉकरोच की बॉडी है, इसमें ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो स्पेस नज़र आ रही है, ये वाली, ये क्या है, ये साइनसिस है, और ये इसकी बॉडी है, ये कॉकरोच की बॉडी है और ये साइनसिस है। हीमोलिम्फ कहाँ मौजूद है, इस साइनसिस में हीमोलिम्फ ये मौजूद है। इसमें हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसमें हमारे पास साल्ट, यूरिक एसिड एंड वाटर यहाँ पे मौजूद है। ये साल्ट, यूरिक एसिड और वाटर कहाँ पे चले जाते हैं, ये ट्यूब्यूल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये इसकी बॉडी में चले जाता है, ठीक है। अब ये इसकी बॉडी के बाहर ये जो स्पेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, साइनसिस। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसिस। यानी कि जो स्पेस मौजूद थी, इर्द गिर्द की जो स्पेस मौजूद थी, उसमें से उसने क्या किया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम यूरिक एसिड कह रहे हैं, उसको वो क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, जैसे कि हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा। इसके बाद द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सल्यूट विद विच रीचेस टू द रेक्टम एंड इट एब्जॉर्ब मोस्ट साल्ट एंड वाटर। अब हम अगर देखें तो पीछे वाली डायग्राम में कि यहाँ से इन ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, साल्ट, यूरिक एसिड और वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसको हाइंड गट में ले आया। हाइंड गट में के बाद एक पार्ट है, ये जो इम्बोज्ड पार्ट है, स्वेलन पोर्शन है, इसको हम रेक्टम कहते हैं। एनस से पहले आने वाला जो पार्ट है, एनस वो सुराख है जहाँ से वो अपने फीसेस को रिमूव करता है, एक्सक्रीटरा को रिमूव करता है। उससे पहले आने वाला जो ये वाला जो पार्ट है, जो कि थोड़ा सा इम्बोज हुआ है, इसको हम रेक्टम कहते हैं। वो कहता है यहाँ पे साल्ट और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि वो पानी जो कि बॉडी से रिमूव हो रहा था लेकिन बॉडी को उसकी ज़रूरत थी, और वो साल्ट जो बॉडी से रिमूव हो रहा था लेकिन बॉडी को उसकी ज़रूरत थी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, वो दोबारा यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा जी। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, जो इसका वो मेन पॉइंट है, वो है नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा अलॉन्ग विद द फीसेस। अब ये फीसेस कहाँ से आ रही हैं बेटा, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रही हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिक एसिड है वो हीमोलिम्फ से होती हुई आ रही हैं, जो कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ने एब्जॉर्ब की हुई थी। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही रिमूव होती हैं बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा, ठीक है। अब बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वाहिद कॉकरोचेस ऐसे जानदार हैं
इंसेक्ट में जो कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करता है, स्टोमक वगैरह, और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों इकट्ठे मिल के काम करते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग काम करता है। इनकी बॉडी में दोनों चीज़ें इकट्ठी वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। और बॉडी से जो सॉलिड एक्सक्रीटा है, यानी कि जो क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड की, वो फीसिस के साथ इकट्ठी रिमूव होती हैं बॉडी से। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की गई है, वो कहता है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी से फीसिस और सॉलिड एक्सक्रीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स हैं वो एक साथ रिमूव हो रही हैं। दिस काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन एक्सक्रीशन रिजल्ट इन द सक्सेस ऑफ दिस एनिमल ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। बिकॉज हमने कहा कि ये यूरिक एसिड को रिमूव करता है, तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कितना पानी चाहिए? 1 ml वाटर चाहिए, यानी कि बहुत कम पानी चाहिए। तो इसकी इस अडेप्टेशन की वजह से ये लैंड पे बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लेते हैं, अडेप्टेड रहते हैं। ये कॉकरोच की बॉडी है बेटा, यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाई गई है। ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ऊपर और नीचे मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम इंटेस्टाइन कह रहे हैं, और एंड पे हमारे पास एक स्वेलन पोर्शन आ जाता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम के बाद एनस है। अगर हम ये जो बॉक्स है जिसमें हमारे पास मिड गट और हाइंड गट आ रहा है, इसको हम मैग्नीफाई करें तो हम आपके पास ये पिक्चर शो होती है, ये वाली। इसमें ये जो आपको वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा हीमोलिम्फ है, ठीक है। और हीमोलिम्फ कहाँ पे पड़ा हुआ है? साइनसिस में। साइनसिस किसे कह रहे थे? वो स्पेस जहाँ पे हीमोलिम्फ मौजूद है। अब यहाँ से फूड आ रही है, यहाँ से फूड आ रही है, और फूड डाइजेस्टेड, काफ़ी सारी फूड डाइजेस्ट हो चुकी हुई है। अब ये जो हीमोलिम्फ है जो कि इस साइनसिस में मौजूद था, यहाँ से साल्ट वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, ये ट्यूब्यूल्स इसको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स, एपिथेलियल लाइनिंग जो इसकी दीवारें हैं वो क्या कर लेती हैं? इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये आपको रेड एरोज से शो हो रहा होगा। फिर ये जो मटेरियल है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और वाटर और साल्ट मौजूद हैं, ये कहाँ पे चले जाते हैं? इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम था, और ये उसके बाद जो ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे, इसको हम कहते हैं इसका डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, हाइंड गट। अब दोनों चीज़ें कहाँ पे चले जाती हैं? पीछे की तरफ धकेली जाती हैं, इंटेस्टाइन से होती है, जहाँ पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और रेक्टम वो एरिया है जहाँ पे वेस्ट टेम्परेरी स्टोर्ड होता है, ठीक है। फीसिस एंड यूरिन, फीसिस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आया हुआ है, और यूरिन यानी कि ये यूरिक एसिड जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से आया हुआ है, ये दोनों रेक्टम में मौजूद होती हैं। अब रेक्टम में जब मौजूद होती हैं तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वाटर साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो कि बॉडी से एक्सेस अमाउंट में रिमूव हो रहा होता है, यानी कि वो वाटर और साल्ट जो बॉडी को चाहिए था होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अभी रिमूव हो रहा है, उसको ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद एनस के ज़रिए इसको रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। 4 नंबर के लिए आता है बेटा। इसमें मैंने आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट एमसीक्यूज़ में आ सकता है और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद हमारे पास एंड पे आता है रिलेशनशिप बिटवीन दी न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इंसेक्ट आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स हु एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फेसेस। तो मैंने यहाँ पे पहले आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूँ कि ये वो वाहिद जानदार हैं इंसेक्ट जिनमें इनका जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट और फीसेस दोनों इकट्ठे रिमूव होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट इसका क्या है? दिस इज़ बिकॉज मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और इसमें कोई पॉइंट आपको अगर समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में और ग्रुप में बता सकते हैं। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि बुक में है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, द एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स।
जिसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स के अनसेस्टर अबावजदाद इनवर्टिब्रेट्स थे। हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बॉडी लाइक मेटानेफ्रीडिया इन अर्थवर्म। जैसे कि अर्थवर्म हम डिस्कस करते हैं, ये हमारी बुक में कुछ टॉपिक्स पहले हमने अर्थवर्म को डिस्कस करना था, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अर्थवर्म में जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं या मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो वो कहता है कि वो सेगमेंटली अरेंज्ड बॉडी होती है इनकी। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो, उसमें वो कहता है कि सेगमेंट में बटा हुआ है। किन में? हमारे वर्टिब्रेट्स के अनसेस्टर में, और वर्टिब्रेट के अनसेस्टर जिसको हम इनवर्टिब्रेट्स कह रहे हैं। और हैग फिशेस, दीज आर द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। प्रिमिटिव कहते हैं पुराना, ठीक है, कदीम। तो जो हैग फिशेस हैं ये वो फिशेस हैं या वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि पुरानी हैं, और इनके अंदर जो किडनी था वो सेगमेंटली अरेंज था, क्योंकि ये हमारे अबावजदाद में आते हैं या प्रिमिटिव हैं। तो इनमें जो किडनी है, आपको पता है जो किडनी है ये क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है। ठीक है, और इसमें नेफ्रॉन मौजूद होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अहम रोल अदा करती हैं और यूरिन को कलेक्ट करती हैं और वाटर और साल्ट को रिअब्जॉर्ब करवाती हैं। ठीक है, तो इनमें पहले सेगमेंट में अरेंज होता था, लेकिन अब इनवर्टिब्रेट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन किडनी इज़ नेफ्रॉन, जो कि सेगमेंट में बटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एवोल्यूशन है कि पहले सेगमेंटली अरेंज बॉडीज़ होती थी और अब सेगमेंट में नहीं बटी हुई। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका हमारा ये जो टॉपिक है ये क्लियर होता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।